हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सार्थक और आज के वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। मुझे यहाँ पर आए हुए 10 महीने हो चुके हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस अच्छे से शेयर कर सकता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा जो पहला दिन था कनाडा में वही सबसे भयानक था। और वो क्यों था तो मैं आपको बताता हूँ। मैं कनाडा आया था 22 दिसंबर 2022। तब यहाँ पर क्रिसमस की तैयारी चल रही थी। ऑलमोस्ट न्यू ईयर आने वाला था। उस टाइम पे ठंड बहुत ज़्यादा थी और मैं अपने साथ गर्म कपड़े लाया था। पर जिस दिन यहाँ पर मैं लैंड हुआ टोरंटो एयरपोर्ट पे, तो एक फ्रेंड पिकअप करने आया था। तो मैंने नाइट उसके घर पे ही बिताई थी और मॉर्निंग में उसने मुझे बस में बिठा दिया था मेरे लगेज के साथ, क्योंकि उसको कहीं पर जाना था। उसकी भी फ़्लाइट थी तो वो मुझे रखने नहीं आ सकता था। मुझे जाना था किचनर। टोरंटो से किचनर ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स है, या फिर शायद उससे ज़्यादा है। तो उसने मुझे बस में बिठा दिया था। मेरे पास सिम कार्ड नहीं था, फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं था। पर उसने मुझे समझा दिया था कि कौन सी बस चेंज करनी है और क्या टाइमिंग है बस का। तो मैं बैठ गया। ऑलमोस्ट 2 आवर्स की जर्नी के बाद मैं किचनर पहुंचा और वहाँ पर मुझे एक बस चेंज करनी थी। तो जब मैं उतरा तो वहाँ पर स्नो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया था और काफ़ी हेवी स्नोफॉल चालू चालू हो गया था। तो मैं जब उतरा तो मुझे पता नहीं था कि ग्लव्स पहनने पड़ेंगे और गर्म जैकेट पहनना पड़ेगा। तो मेरे पास स्वेटर तो था तो वो मैंने पहन लिया था, पर मेरे पास ग्लव्स नहीं थे। और मेरे पास 3 बैग्स थी, 2 23 kg वाली और एक 7 kg वाली। जब मैं बस स्टैंड पे उतरा तब बहुत सारी स्नो जमा हो गई थी उधर। स्टार्टिंग में मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 5-6 मिनट के बाद मेरे हाथ ठंडे पड़ना चालू हो गए और धीरे धीरे जलन होना स्टार्ट हो गई। फिर मुझे लगा कि शायद ग्लव्स ले लिए होते तो अच्छा होता। तो फिर वहाँ पर जब दूसरे बस स्टैंड पे पहुंचा तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा था। तो उसने बोला कि बाजू में ही डोलोरामा है, वहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी के सस्ते ग्लव्स मिल जाएंगे। मैं गया वहाँ पर और फटाफट ग्लव्स ले लिया। तब जाके मेरे हाथ को थोड़ी राहत हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। ऑलमोस्ट -20 डिग्री टेम्परेचर था और स्नोफॉल चल रही थी। और मैं बस की वेट कर रहा था, पर मुझे पता नहीं था कि बस कब आएगी। और फ़ोन की बैटरी भी ऑलमोस्ट डेड होने वाली थी, 10 या 12% बैटरी थी। और जिस लड़के का नंबर था उसको फ़ोन भी नहीं कर सकता था मैं, क्योंकि मेरे पास सिम कार्ड ही नहीं था। फिर क्या हुआ कि वहाँ पर स्नो स्टॉर्म स्टार्ट हो गया। वहाँ पर शायद 11 या 12 बज रहे थे दोपहर के और स्नो स्टॉर्म स्टार्ट हो गया। तो मुझे कुछ भी पता चल नहीं रहा था। कोई फ्रेंड नहीं था मेरे पास या फिर किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या किया, वहाँ पर एक होटल थी, वहाँ पर जाकर मैं बैठ गया। 2 से 3 घंटा वेट किया मैंने, तब जाके थोड़ी स्नोफॉल कम हुई। और वहाँ पर जो डेस्क पे जो लड़का बैठा था उसने भी मेरी हेल्प की। उसने मुझे उबर बुक करके दी और जहाँ पर मुझे पहुँचना था वहाँ पर मैं पहुँच गया। मेरी कॉलेज थी गल्फ़ में, पर मुझे थोड़े दिन के लिए टेम्पररी स्टे चाहिए था, तो मैं दोस्त के घर पहुँच गया किचनर में। वहाँ पर मैंने देखा कि वो लोग बेसमेंट में रह रहे थे। अब बेसमेंट मतलब क्या होता है कि घर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर भी रूम्स होते हैं कनाडा में। मेरा वो दोस्त बेसमेंट में रह रहा था। वहाँ पर टोटल 2 रूम थे। एक रूम में 2 जन रह रहे थे और दूसरे रूम में एक लड़की रह रही थी। तो हम टोटल 3 लोग थे और लड़की थी नहीं, पर उसका रूम बंद था। तो हम ऐसे किसी के रूम में रह नहीं सकते यहाँ पर। तो हम 3 लोग को एडजस्ट करना था एक ही रूम में, और वो रूम भी बहुत छोटा था। वहाँ पर जैसे तैसे मैंने एडजस्ट किया। और स्टार्टिंग के जो दिन थे वो वो दिन कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि एक तो आप दूसरी कंट्री में आते हैं, आप किसी को जानते नहीं हो, आपके कोई दोस्त नहीं होते, आप किसी से अच्छे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोग अपने अपनी जॉब्स में बिज़ी होते हैं, स्टडीज़ में बिज़ी होते हैं। पूरा दिन मैं घर पे रहता था और रात को सो जाता था। वैसे तो दिन में भी मैं सोया ही रहता था, क्योंकि घर पे कोई होता नहीं था, दोनों दोस्त जॉब कर रहे थे। ऐसे करके जैसे तैसे मैंने 6-7 दिन गुजार लिए। दोस्तों, ऐसा होता है यहाँ पर रहने के लिए भी। अगर आपको प्राइवेट रूम चाहिए तो आपको रेंट ज़्यादा भरना पड़ेगा, और अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आपको रूम किसी और के साथ शेयर करना पड़ेगा, और वो भी किसी ऐसे दोस्त के साथ, लड़के के साथ जिसको आपने कभी देखा नहीं, आप कभी उससे मिले नहीं हो। वो लड़का कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो कुछ भी आपको पता नहीं है, फिर भी आपको रूम शेयर करना पड़ता है। और अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो
वो आपका रूम पार्टनर भी अच्छा होता है, जो आपको सपोर्ट करे, आपके साथ अच्छी दोस्ती करे। और अगर आपका नसीब अच्छा नहीं है तो फिर वो कैसा भी निकल सकता है। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपसे फेस टू फेस अच्छी बातें करेंगे, पर आपके पीठ के पीछे दूसरों से आपकी बुराई करेंगे। आप अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपसे जलेंगे, क्योंकि वो भी सोचेंगे कि मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे इतने अच्छी जॉब नहीं मिल रही, और ये अभी अभी आया है फिर भी इसको जॉब मिल गई है, ये अच्छे से सेट हो गया है। इस तरह से लोग आपसे जलते हैं, पर वो सब पर आपको ध्यान नहीं देना है। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बात आप अपनी फैमिली से शेयर कीजिए। यहाँ पर हो सके तो दोस्तों से कम ही शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मुंह पे नहीं बोलते पर पीठ के पीछे बहुत सारी बुराइयां करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की एजुकेशन सिस्टम के बारे में। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम इंडिया से बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि मोस्टली हम कॉलेजेस में शाम को 6 बजे के बाद कॉलेजेस बंद हो जाती है, पर यहाँ पर कभी कभी कोई क्लासेस शाम को 7 बजे स्टार्ट होती है तो रात को 10 बजे तक भी चलती है। तो आपको 10 सवा 10 बजे तक भी कॉलेज में रहना पड़ता है। अगर वो क्लास ऑनलाइन है तो अच्छा है कि आप घर से ही ज्वाइन कर सकते हो क्लास, लेकिन इन पर्सन है तो आपको जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी क्लास ऑनलाइन होती है और बहुत सारी क्लास ऑफलाइन भी होती है। जैसे कि आपको 6 सब्जेक्ट है तो उसमें से 4 क्लास ऑनलाइन होगी, 2 क्लास इन क्लास होगी। सारी क्लास भी ऑनलाइन हो सकती है, सारी क्लास भी ऑफलाइन हो सकती है। मेरा कोर्स हाइब्रिड है तो मेरी कुछ क्लासेस ऑनलाइन है और कुछ क्लासेस ऑफलाइन है। यहाँ पर एक सेमेस्टर 4 महीने का होता है, और यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि एकदम फाइनल एग्ज़ाम में ही आपको सारे मार्क्स लाने हैं। यहाँ पर बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, वो असाइनमेंट्स के मार्क्स होते हैं। फिर आप लेक्चर्स कितने अटेंड कर रहे हो, आपकी अटेंडेंस के भी मार्क्स होते हैं। और यहाँ पर मिड टर्म और फाइनल टर्म ऐसे दो मेन एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आपको अच्छा स्कोर करना है। ओवरऑल आपको हर चीज़ में अच्छा स्कोर करना है, एवरेज 60% बनाकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको 55 या 60 से कम होंगे, मोस्टली 55% से कम मार्क्स होंगे तो आप सब्जेक्ट में फ़ेल भी हो सकते हो। और अगर आप सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए तो आपको पूरा वो सब्जेक्ट फिर से पढ़ना है और $600 से $700 फ़ीस भी पे करनी है। पर यहाँ पर क्या होता है कि मोस्टली सब लोग मैनेज कर लेते हैं, इतना भी हार्ड नहीं होता। अगर आप सभी असाइनमेंट्स और एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपरेशन करोगे और तैयारी करोगे तो आप इजीली 70% टू 80% मार्क्स ला सकते हो। स्टडीज़ भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने आए हो तो आपको पढ़ाई के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि जॉब में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो सारे लेक्चर्स ही बंक कर लेते हैं, और फिर लास्ट में जब आप उनको फाइनल एग्ज़ाम में 30 या 40% मार्क्स चाहिए तो वो सर से बात करते हैं। बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे होते हैं कि जो समझते हैं स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट लाइफ ईजी नहीं होती, आपको रेंट पे करना है, आपको ग्रोसरीज लानी है और आपको फ़ीस भी पे करनी है। तो बहुत सारे प्रोफेसर्स आपको सेकंड चांस भी देते हैं, पर मोस्ट केसेस में ऐसा नहीं होता। तो आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट करने पड़ेंगे और एग्ज़ाम में भी अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे। तो ये सब बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जॉब के बारे में। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कनाडा आकर हम फटाफट जॉब ढूंढ लेंगे और अच्छे खासे पैसे बना लेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, तो मैं आपको सच बात बता देता हूँ कि कनाडा में अभी जॉब का सीन ऐसा है कि जॉब इजीली नहीं मिल रही। जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं 2 से ढाई महीने तक घर पे ही बैठा था, क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिली थी। और ऐसा भी नहीं है कि मैं ट्राई नहीं कर रहा था, मैं डेली जाता था, हर जगह पे रिज्यूम ड्रॉप करता था, लेकिन हर जगह से एक ही आंसर मिलता था कि हम आपको हायर नहीं कर सकते क्योंकि हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है। और उसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि विंटर में यहाँ पर बिज़नेस स्लो हो जाता है, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग एम्प्लॉय हायर नहीं करते, 2 या 3 एम्प्लॉय में काम चला लेते हैं। और जो लोग यहाँ पर पहले से सेट है उस जॉब में, वही लोग बात कर लेते हैं अपने दोस्तों के बारे में या फिर कोई फैमिली मेम्बर के बारे में, तो रेफरेंस लगा के वो अपने फैमिली मेम्बर को या दोस्तों को लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम अगर खुद से जॉब ढूंढने जाएंगे तो जॉब इजीली नहीं मिलेगी, आपको रेफरेंस ही लगाना पड़ेगा। कि अगर कोई दोस्त है आपका जो कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है 3-4 महीने से, तो आपको उसको ही पूछना पड़ेगा कि अगर उधर जगह है तो मुझे
बोल तो मैं आके अपना रिज्यूम ड्रॉप करूँगा और मैनेजर से बात करनी पड़ेगी कि मेरा दोस्त यहाँ पर काम कर रहा है तो मुझे भी जॉब चाहिए। इस तरह से आपको जॉब मिलेगी और इसके चांस भी 50-50 है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में जॉब मिल जाएगी। अगर मिल गई तो आपका लक अच्छा है तो मिल जाएगी, वरना आपको 1 महीना भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं या फिर 2 महीने भी लग सकते हैं। तो मेरे केस में तो मुझे 2 से ढाई महीने लगे थे, पर जब मुझे जॉब मिल गई उसके बाद मुझे दूसरी जॉब से भी ऑफ़र्स आनी स्टार्ट हो गई। यहाँ पर ऐसा ही सीन है कि अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी तो थोड़े टाइम के लिए नहीं मिलेगी, पर जब एक जॉब सेट हो जाएगी उसके बाद दूसरी जगह पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी अच्छी जगह से अगर ऑफ़र आ गई तो आप 2 जॉब भी कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि अगर आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो तो 2 जॉब करना थोड़ा ज़्यादा सेफ होगा, क्योंकि एक जॉब में अगर आपको आवर्स नहीं मिल रहे तो दूसरी जॉब में से आपको कवर हो जाएंगे आवर्स, और इस तरह से आप अपने फीस भी जमा कर सकते हो और ग्रोसरी फिर रेंट के पैसे वो सब मैनेज कर सकते हो। सबको लगता है कि कनाडा आकर लाइफ बहुत इजी हो जाती है, आप पैसे कमाते हैं बहुत सारे तो आप बहुत सारी जगह पर घूम सकते हैं। वो बात भी ठीक है। फैमिली के साथ रहने में और अकेले रहने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो जैसा दिखता है, जो दोस्त लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे स्टोरीज या फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं कि वो यहाँ पर घूमने गए, यहाँ पर घूम रहे, मस्ती कर रहे, वो सब सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होता है, दिखावे के लिए। और जब घर आते हैं, घर पे कोई होता नहीं है, आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं होते, आपका कोई अपना नहीं होता, आपको सब काम खुद से करने पड़ते हैं और परिवार की भी याद आती है, पापा मम्मी भाई बहन सबकी याद आती है, दोस्तों की याद आती है। तब आपको लगता है कि फैमिली के साथ रहने में जो फ़ायदा है वो अकेले रहने में नहीं है। भले ही आपको बहुत सारी चीज़ें करने में कोई रोक टोक नहीं करता, पर फिर भी फैमिली के साथ जो मज़ा है वो अकेले रहने में नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर मैंने कोई टॉपिक मिस कर दिया हो या फिर आपको किसी के बारे में कोई टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं अपना सवाल। मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ और आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।